नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। दोस्तों, 2024 के बजट में आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जी ने रियल एस्टेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें विपक्ष के सदस्य राघव चड्ढा जी वित्त मंत्री जी से इस इंडेक्सेशन को खत्म करने पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया तो कैसे 2001 में खरीदी गई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज बेचने पर 11 लाख की जगह 40 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। खैर, उनका एग्जाम्पल गलत नहीं है, लेकिन ऐसे दूसरे भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंडेक्सेशन हटने से लोगों को फायदा भी हो रहा है। वो बात अलग है कि अपनी बात प्रूव करने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं। जब भी कानून में कोई फेरबदल होगा तो एग्जिस्टिंग केसेस पर फर्क तो पड़ेगा ही, कुछ फायदे में रहेंगे और कुछ को नुकसान भी होगा। उससे ज्यादा मेरा ध्यान चड्ढा जी के लास्ट के कंक्लूडिंग सेंटेंस पर गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट के इस प्रपोजल से वो 3 भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहली, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाले हैं और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग खरीद फरोख्त सर्कल रेट्स पर ही करेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और तीसरी, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मात्रा में ब्लैक मनी आने वाला है। उनकी पहली भविष्यवाणी थोड़ा मेरी समझ में नहीं आई, यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स गिरने वाले हैं और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और ड्रीम होम खरीदना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ड्रीम होम वो होता है जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, हम उसमें रहने के लिए उसे खरीदते हैं। ये वो घर है जिसमें हमारे बरसों के अरमान छुपे होते हैं, सपने छुपे होते हैं, और घर मिलने पर हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम उसका कोना कोना सजाते हैं, वो चाहे 1 बेडरूम का हो या बड़ा हो, लेकिन हमें उससे प्यार होता है, हमारा इंटेंशन उसमें रहने का होता है। और अगर हम ड्रीम होम रहने के लिए खरीद रहे हैं, बेचने की कोई मंशा ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो भैया, ड्रीम होम वालों को तो इंडेक्सेशन हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। और इसीलिए चड्ढा जी ने कहा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स गिरने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगे तो मकान और सस्ते हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएंगे, और मिडिल क्लास के लिए तो ये और भी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास वो क्लास है जिसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। ये वो लोग हैं जिनके सपने बड़े लिमिटेड ही होते हैं कि एक अपना मकान हो जाए और बच्चे ठिकाने से लग जाएं। इसके आगे के सपने तो वो सपनों में भी नहीं देख पाता। मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लिए घर बनाना ही पूरी उम्र का एक बहुत बड़ा या शायद असंभव सा ही प्रोजेक्ट होता है। प्रॉपर्टी के दिन ब दिन बढ़ते रेट्स मिडिल क्लास को घर की खरीद की पहुंच से बाहर ही रखते हैं। पगार पीछे रह जाती है और प्रॉपर्टी के रेट्स आगे आगे ही भागते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, और शायद आपको ये सही भी लगे। ये रेट्स खुद ब खुद नहीं बढ़ जाते। जब बिल्डर कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसके पास इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट पहले से ही तैयार होती है, उन लोगों की जो उसके प्रोजेक्ट्स में पहले पैसा लगाते आ रहे हैं। वो उनको इन्फॉर्म करता है और 15-20% फ्लैट्स तो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कमिट कर देते हैं। उनका कोई इंटेंशन उन फ्लैट्स में रहने का नहीं होता है, बस खरीद कर बेचना है। प्रॉपर्टी के साथ ना तो कोई सेंटिमेंट्स हैं और ना ही कोई इमोशंस। उनके लिए वो ड्रीम होम नहीं बल्कि सिर्फ एक कमोडिटी है जिसको वो ट्रेड करेंगे। फिर वो इन्वेस्टर्स वेट करते हैं दाम बढ़ने का, खुद भी बढ़ा बढ़ा कर कोट करते हैं, और इस काम में बिल्डर भी उनकी हेल्प करता है समय समय पर रेट्स बढ़ा के। दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हैं प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाने में। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। और यही है वो 2 बिरादरी जिनका प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर इंडेक्सेशन हटने से इन्वेस्टर पीछे हटेगा तो बिल्डर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतनी बड़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री को दाम बढ़ने के इंतजार में बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सके। ऐसे में प्रॉपर्टी के दाम तो गिरेंगे ही। एक और सीक्रेट बताता हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ अपने बैंकिंग कैरियर के तजुर्बे से। जब हम बड़े बड़े बिल्डर्स को लोन दिया करते थे, जब भी रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट आने लगती है तो आपने देखा होगा अलग अलग शहरों में बिल्डर्स प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लगाते हैं। इसका कारण जानते हैं आप? मैं बताता हूँ। आप उन एग्जीबिशंस में एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स देखते हैं और अलग अलग एरियाज के रेट्स पता करते हैं। ये रेट्स बिल्डर्स आपस
में पहले से ही तय करके बैठे होते हैं और बढ़ा बढ़ा कर बताते हैं। आपको लगता है कि सब यही रेट बता रहे हैं तो आज की तारीख में यही गोइंग रेट्स होंगे, और इस तरह से आप उनके ट्रैप में आ गए। आप विश्वास कर लेते हैं कि भाई लेना है तो इसी रेट पे लेना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स भी उसी हिसाब से अपने रेट्स बढ़ा बढ़ा कर कोट करने लगते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सीमेंट या स्टील या सरिया के रेट्स नीचे आए तो मकानों के दाम भी गिरना शुरू हो गए। लागत पर तो प्रॉपर्टी रेट्स चलते ही नहीं है। प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ाते हैं ये दो ही लोग, बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स, और वो सब बढ़त आर्टिफिशियल ही होती है। इंडेक्सेशन खत्म होने से सबसे बड़ा डिसइंसेंटिव इन इन्वेस्टर्स के लिए ही होगा जो खरीद कर दाम बढ़ा रहे होते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये कैटेगरी धीरे धीरे गायब होगी या कम होगी और प्रॉपर्टी रेट्स या तो नीचे आएंगे या इनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। फायदा किसको होगा? उन लोगों को जिनको ड्रीम होम खरीदना है, जिनको वाकई में खुद के रहने के लिए मकान की जरूरत है, खास तौर पर मिडिल क्लास को। इसी संदर्भ में एक बात और बता दूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की भी मोटी मोटी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जिनके पास अच्छी दौलत है और वो उसमें से थोड़ी दौलत रियल एस्टेट में लगाते हैं, उन पे एक्स्ट्रा है तो वो लगाते भी हैं। लेकिन मेरी चिंता दूसरी कैटेगरी को लेकर है। ये वो कैटेगरी है जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों के रियल एस्टेट के प्रॉफिट्स देखकर ललचा जाती है और इधर उधर से पैसे की जुगाड़ करके इन्वेस्ट करती है। उनको लगता है कि वो भी पहली कैटेगरी की तरह रातों रात करोड़पति बन जाए। जितना खींच सकते थे उतना पापा मम्मी के रिटायरमेंट फंड से लिया, काफी कुछ घर के खर्चे में कटौतियां करी, क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग किए, बड़ा सा होम लोन ले लिया, मतलब खुरच के पैसे का इंतजाम किया और फिर मकान खरीदा। बाद में पेट काट काट कर EMI भी भरी। बहुत बड़ी रकम रियल एस्टेट यानी एक सेक्टर में फंसा के बैठ गए और फिर इंतजार में है कि ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कब अंडा देगी। कितना समझाया मैंने इस कैटेगरी को कि भाई ये एसेट क्लास हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। पहले की बात और थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये एक लॉटरी का खेल बन गया है। लग गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो तुम तो डूबोगे ही सनम, तुम्हारी अगली पीढ़ी भी तुमको कोसेगी। लेकिन नहीं, उनकी आंखों और अकल पर तो दूसरों का प्रॉफिट देखकर पर्दा पड़ा हुआ है। उनके तो आंख कान दिमाग सब सुन्न हो गया है। वो क्यों सुनेंगे? और जब सुनेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे? सबसे बड़ी गलती ये कि वो ये देखते हैं कि फलाने ने 50 लाख लगाया और 2 करोड़ हो गया, या किसी ने 1 करोड़ लगाया था उसका 3 करोड़ हो गया। कितने साल में हुआ इससे कोई मतलब नहीं। अरे खाली एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स देखकर फुदकना शुरू मत करो। उनकी ये समझ ही में नहीं आता है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स सही तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट्स को जज करने का। एक बात और याद रखना, रियल एस्टेट और शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स में हमको दूसरों की सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही सुनने को मिलती हैं। यहाँ लगाया था कई गुना हो गया और यही सब सुनकर हम मस्त हो जाते हैं। जहाँ उन लोगों ने हाथ जलाए होते हैं वो तो हमें पता ही नहीं चलता है। खैर, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट तो चरस गांजे का नशा होता है। जिसको चढ़ गया उसको छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जो एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान उठा चुके हैं, हाथ जला चुके हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने के इंतजार में 50 और 55 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन उनका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे केसेस में मैं ज्यादा समझाने की झंझट भी नहीं लेता हूँ। कौन करे इतनी मेहनत उनके साथ? जो मर्जी आए करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मुझे खुशी इस बात की है कि इंडेक्सेशन हटने से अब इस कैटेगरी का नशा उतरेगा और शायद नए लोग इस जाल में नहीं फंसेंगे। मेरे हिसाब से इंडेक्सेशन हटने से 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जिनके लिए मकान एक ट्रेडिंग कमोडिटी है वो डिस्करेज होंगे। साथ ही साथ वे लोग जो हैसियत के बाहर जाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का नशा लिए बैठे हैं, उन लोगों का नशा उतरेगा और वे भी इस जाल से बच जाएंगे। और इस बदलाव से आएगा दूसरा फायदा, यानी ड्रीम होम सस्ते हो जाएंगे। जिनको वाकई मकान की जरूरत है वो खरीद सकेंगे। अब बात करते हैं 2 और भविष्यवाणियों की जो चड्डा जी ने करी। वैसे तो वो दोनों भविष्यवाणियां एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं कि सर्कल रेट पर खरीद फरोख्त होगी, असली प्राइस रिकॉर्ड में नहीं आएगा और ब्लैक मनी बढ़ेगा। अब ये बात तो समझ के परे है। मतलब जब भी सरकार कोई टैक्स लगाएगी या बढ़ाएगी तो उसके सामने खंजर लटका दिया जाएगा कि टैक्स बढ़ाओगे तो चोरी बढ़ेगी और ब्लैक मनी बढ़ जाएगा। अरे किसने कहा है कि टैक्स की चोरी करके ही टैक्स बचाओ? एक होता है टैक्स सेविंग और दूसरा होता है टैक्स इवेजन। जहां तक टैक्स सेविंग स्कीम से टैक्स बचता है उतना बचाओ, बाकी पे कर दो। आप कहना क्या चाह रहे हो कि आज की तारीख में जब इंडेक्सेशन है तो क्या प्रॉपर्टी डील्स में ब्लैक मनी 0 हो गया है?
बिल्कुल नहीं। जो लोग टैक्स चोरी के मौके ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, नए नए फंडे निकाल कर ला रहे हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक चोरी करेंगे। मेरे दोस्त ने अपना फ्लैट बेचने के लिए कंडीशन रखी कि सारा पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू ही लेगा, यानी व्हाइट में। एक यंग 26-27 साल का बायर लेने आ गया और टोकन मनी भी दे गया। कुछ दिन बाद बोला कि पार्ट पेमेंट कैश में करेगा। उन्होंने मना कर दिया कि भाई पेमेंट तो व्हाइट में करने का ही तय हुआ था। बहुत समझाया, लेकिन उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैश पेमेंट का मतलब ही ब्लैक मनी होता है। हार कर वो बोला कि मेरे पापा से बात करो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पापा ने भी वही राग अलापना शुरू किया कि पार्ट पेमेंट तो कैश में ही होगा। बोले आज तक तो कोई भी प्रॉपर्टी डील पूरी व्हाइट में कभी हुई ही नहीं है। जब यहाँ भी दाल नहीं गली तो बायर ने कहा मेरे ससुर से बात करो, वो टैक्स एडवोकेट हैं। लो भाई, टैक्स एडवोकेट ससुर ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया और फिर बहुत नाराज भी हो गए कि लगता है आप तो पहली बार प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसलिए आपको रियल एस्टेट मार्केट का आइडिया नहीं है। खैर मेरे दोस्त ने उनके हाथ जोड़े और उनका टोकन मनी वापस कर दिया। ये तो हाल है ब्लैक मनी का जब इंडेक्सेशन लागू है। अब हटने के बाद कितना और बढ़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लैक मनी रोकने के लिए कानून है। अगर लोगों को उनकी आत्मा चोरी के लिए धिक्कार नहीं रही तो कानून अपना काम करेगा। मेरे हिसाब से तो बजट में इंडेक्सेशन हटाने से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना कम करने से आम आदमी का और खास तौर से उन लोगों का तो फायदा ही होगा जो वाकई में अपने रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं। बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स से क्षमा याचना सहित मैं जेन्युइन बायर्स से अपने इस विश्लेषण पर सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ। बाकी तो देश में बड़े बड़े एडवाइजर्स और बड़े बड़े कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। मैं तो महज आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर हूँ जो अपने 4 दशक से भी ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता है, आपका नुकसान कम कराना चाहता है और आपके और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के फाइनेंशियल फ्यूचर को और बेहतरीन बनाना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।